वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर हमारे इग्नू वाला पर। इग्नू वाला आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लेके आया। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा रहा हूँ। ये जो लास्ट क्लास मैंने भी लाइव ली थी वो थी आपकी किससे रिलेटेड, जो मैंने आपको समझाया था क्या कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाने वाला हूँ जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है मेरे भाई। और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है कि प्रारंभिक वैदिक समाज क्या था। जो प्रारंभिक वैदिक समाज था ये क्या था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रारंभिक वैदिक समाज की अगर हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो इसे कहा जाता है आरंभिक वैदिक समाज। जो आरंभिक वैदिक समाज था वो मैंने आपको पहले ही बताया था, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समाज को क्या कहते हैं हम, प्रारंभिक वैदिक समाज कहते हैं। और उत्तर वैदिक समाज जो है वो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के समाज को क्या कहते हैं हम, उत्तर वैदिक समाज कहते हैं। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही हमारे 3 वेद लिखे गए, बाकी के 3 वेद लिखे गए जिनमें आपको पता ही है कौन से हैं आपके, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आरंभिक काल में आपका ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद, केवल एक वेद को लिखने में लगभग 500 साल का समय लगा, जिसका रचयिता आज भी क्या है, कहीं ना कहीं अज्ञात है। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पेपर में आपको करना क्या, अगर पेपर में आपको प्रारंभिक वैदिक समाज से कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो जितना मैं इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा 15-20 मिनट के अंदर आपको वही लिख के आना। बस इतना नोट कर लेना कि आपसे वैदिक समाज के बारे में पूछा गया हो, चाहे अर्थव्यवस्था पूछी गई हो, आपसे चाहे ये पूछा गया हो कि वहां पे राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, समाज कैसा था, मैं सब आपको इस क्लास में कराऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे। फिलहाल आप सबसे पहले ये पॉइंट नोट करेंगे जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि भाई प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कुछ स्रोत तो होंगे। हमें कैसे पता कि प्रारंभिक वैदिक समाज में क्या क्या था, तो इसके 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक तो होते हैं साहित्यिक स्रोत जिनसे हमें वैदिक समाज के बारे में पता चलता है, और दूसरे स्रोत को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत तो आपने तब भी कराया था जब पहला चैप्टर पढ़ाया था, वो पूरे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत थे। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये वो स्रोत होंगे जिनसे हम आरंभिक वैदिक समाज के बारे में जानते हैं। उससे संबंधित कुछ ग्रंथों की बात करेंगे, कुछ मृत भांडों की और मूर्तियों की और इमारतों की भी बात करेंगे। डन। देखो, साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो पहले स्रोत है जिनसे हमें प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ये कौन कौन से हैं भाई, ये ज्यादातर तो इसमें 4 वैदिक ग्रंथ ही होंगे बस। प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में जानने के लिए हमें किन की सहायता लेनी पड़ती है, हमें 4 ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ती है। सबसे पहला है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद, सबसे बड़ा वेद माना जाता है। फिर आता है आपका सामवेद, फिर यजुर्वेद, और फिर आता है आपका अथर्ववेद। यानी 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 वेद ऐसे हैं जो हमें वैदिक समाज की जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं, वैदिक समाज की जानकारी देते हैं। हम फिलहाल इसको क्लासिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे, पर ये जरूर देख रहे हैं कि जो पूरा वैदिक समाज है इसके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो हमें इन 4 वेदों के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। इन 4 वेदों में हमें पूरे वैदिक समाज की जानकारी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें, इनमें सबसे बड़ा जो और सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। इसकी रचना सबसे पहले की गई थी। और अगर आपसे कोई पूछ ले वेद शब्द का मतलब क्या है, तो वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें इसका मतलब होता है विद, और विद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान होना। जब हमें किसी चीज का ज्ञान होता है तो उसे क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। और वेद जो शब्द है वो किस शब्द से निकला है, वो विद शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है मेरे भाई, विद शब्द से निकला है। तो उम्मीद है आपको प्रारंभिक वैदिक समाज के 2 प्रकार के स्रोत समझ में आए होंगे। एक होते हैं आपके कौन से, एक होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत, दूसरे होते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में 4 प्रकार के क्या आते हैं आपके मेरे भाई, 4 प्रकार के आपके आते हैं वेद। और इतनी बात आपको याद रखनी है, उन वेदों में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो एक प्रकार के स्रोत तो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं हम दूसरे पुरातात्विक स्रोत। ये पुरातात्विक साक्ष्य हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य हमें वैदिक समाज की जानकारी देते हैं कि वहां पर कैसी व्यवस्था थी। तो कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, याद रखिए। सबसे पहला तो इनमें क्या आता है आपका, जो भी उत्खनन हुए हैं, यानी उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, जितनी भी खुदाई हुई है तो खुदाई के दौरान जो जो चीजें हमें मिली हैं वो सभी पुरातात्विक स्रोत होती हैं। हड़प्पा काल के बाद हमें ताम्रपाषाण संस्कृतियों से क्या मिले हैं, बहुत से अवशेष मिले हैं। वो अवशेष भी क्या है, स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा जो मृद भांड होते हैं, क्या होते हैं, मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य है। इसके अलावा वैदिक समाज के पुरातात्विक समाज साक्ष्य क्या हो सकते हैं, कुछ स्मारक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ इमारतें हो सकती हैं जो कि वैदिक समाज में हमें बहुत ना के बराबर मिली है। लेकिन एक चीज हमें सबसे ज्यादा मिली है, दैट इज आभूषण हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा वैदिक समाज के सिक्के बहुत ना के बराबर हमें मिले हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी होती है पुरातात्विक साक्ष्य। तो आप इतना तो जरूर कह सकते हैं कि वैदिक समाज के पुरातात्विक साक्ष्य हमें ना के बराबर देखने के लिए मिले हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वैदिक समाज को जानने के 2 तरीके के स्रोत होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है आपका कौन सा, साहित्यिक स्रोत। दोनों प्रकार के स्रोत मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं तीसरा। जब आपसे पूछा जाए पेपर में कि जो अर्थव्यवस्था थी किसमें, वैदिक समाज में, वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था कैसी थी, वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था कैसी थी,
तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ आपको नोट कराऊंगा वही आपको नोट करने हैं वहाँ पे पेपर में। वैदिक समाज की अगर बात करें तो अगर प्रारंभिक वैदिक समाज की बात करें तो यहाँ पर मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पशुओं को पालते थे और आपको पता है कौन से पशु सबसे ज्यादा पाले जाते हैं, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। यही ऐसे 4 पशु हैं जो कि टॉप मोस्ट पशुपालन में चलते हैं और यही उस समय क्या था, मुख्य पेशा था। तो इस बात को आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था कैसी थी, जब भी आपसे पूछा जाए कि वैदिक समाज में क्या थी मेरे भाई, वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता था, पशुपालन होता था और यही यहाँ का क्या था, यही यहाँ का मेन व्यवसाय था। आप लिख सकते हो यही यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, मेन व्यवसाय यही था। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर चरवाहा समाज था। यहाँ पर क्या था, चरवाहा समाज था, यानी यहाँ पर चरवाहा लोग थे जो पशुओं को चराते थे। क्या करते थे, पशुओं को चराते थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। उम्मीद है वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि पशु चराने के लिए यहाँ पर लोग कृषि उत्पादों की तुलना में पशुधन को सबसे ज्यादा मानते थे, यानी कि यहाँ पर कृषि को इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती थी जितनी पशुधन को ज्यादा यहाँ पर क्या दिया जाता था, यहाँ पर पशुधन को ज्यादातर महत्व दिया जाता था। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर यहाँ पर क्या होती थी, खेती बाड़ी होती थी। तो अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है कृषि ना के बराबर थी, खेती बाड़ी भी, कृषि भी क्या हो जाती, की जाती थी, कृषि की जाती थी। ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे। तो वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और पर्यावरण संबंधी क्या है, पर्यावरण संबंधी कार्य भी यहाँ पर होते थे, ये बात आपको याद रखनी है। जब भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आप यही 4 पॉइंट बना के इनके अंदर लिख देंगे भाई। डन, इतनी सी बात आपको क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं अगला। जब भी आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में हमारा समाज कैसा था, कौन से काल में, वैदिक काल में हमारा समाज कैसा था, तो इसकी भी कहीं ना कहीं 5 विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि समाज की 5 विशेषता कौन सी थी, क्या थी समाज में मुख्य भूमिका, क्या थे समाज के मेन पॉइंट्स, ये भी मैं आपको यहाँ 5 बताऊंगा। देखो, प्रारंभिक वैदिक समाज की बात करें तो ये कबीलियाई समाज था। कबीलियाई समाज का मतलब यह है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में होता क्या था, ज्यादातर लोग कबीलों में रहते थे और कबीले का एक राजा होता था और बाकी जनता उसकी प्रजा कहलाती थी, यानी लोग सरदार को बहुत ज्यादा मानते थे। कबीलियाई समाज होता था, वहां पर जातीय और पारिवारिक संबंध होते थे। याद रखना, समाज में जातीय संबंध भी पाए जाते थे और पारिवारिक संबंध भी पाए जाते थे। तो कितने पॉइंट बताया मैंने आपको, 1, 2 और 3 पॉइंट आपको नोट हुए। इसके अलावा समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था, यानी कि यहाँ पे कोई भी जाति नहीं थी मेरे भाई। आरंभिक समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी जाति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा व्यवसाय गुट, अर्थात यहाँ पर मुखिया होते थे, पुरोहित होते थे, कारीगर होते थे, ऐसे समुदाय यहाँ पर थे। कबीले के लिए जन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जो कबीला होता था उसे क्या कहते थे, जन कहते थे। और इन्हीं कबीलों का रूप बाद में जनपद बना। याद है आपको, पहले तो ये क्या थे, पहले ये थे कबीले, कबीलों से किस में परिवर्तित हुए, ये कबीले ही बाद में जन में परिवर्तित हुए और जन ही जनपद कहलाए और एट लास्ट ये क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। ये बात आज सुबह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें कबीलों में खास बात क्या होती थी, इन्हीं में से कुछ कबीले के नाम हमें मिल जाते हैं। कौन कौन से कबीले, जैसे भारत कबीला, पुरु कबीला, यदु कबीला, द्रहु कबीला, अनु कबीला, है ना, और तूरवासु कबीला। इनमें से कोई 4 कबीलों के नाम आप याद कर लेना, अच्छा लगता है। कबीले का जो मुखिया होता था उसे ही राजा मान लेते थे या उसे गौपति भी कहते थे। क्या कहते थे, कबीले के राजा को राजा भी कहते थे और गौपति भी कहते थे। इसके अलावा वह युद्ध में हमारा नेता होता था और कबीले का रक्षक भी होता था। ये एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे क्योंकि समाज के बारे में चल रहा है। समाज में सबसे मुख्य पद किसका है, आपका राजा का है और राजा कबीले का सरदार हुआ करता था। इसके अलावा अगर बात करें कि ज्यादातर होता क्या था कि जो उसका कौशल होता था वो बस्ती को सुरक्षित रखने के लिए होता था और लूट को जीतने के बाद निहित होता था। यानी जो कबीले का सरदार होता था वो जो भी सामान लूट कर लेके आता था वो अपनी जनता में बांटता था, उसकी रक्षा करता था और इसके बदले में जनता उसे भेंट देती थी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था वैदिक काल में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें ऋग्वेद के पारिवारिक ग्रंथों के अनुसार जो परिवार होता था, परिवार एक सामाजिक इकाई के रूप में होता था। यानी परिवार जो था एक समाज का छोटा सा हिस्सा होता था और ऐसे छोटे छोटे परिवारों को मिलाकर एक समाज बनता था। उस समाज में एक राजा होता था जो कबीले का सरदार होता था और बाकी प्रजा उस कबीले की सदस्य मानी जाती थी। ये कबीले पारिवारिक रक्त संबंध हो भी सकते थे और नहीं भी। राजा का काम होता था अपनी प्रजा का रक्षा करना और प्रजा का काम होता था अपने कबीले के सरदार को भेंट प्रदान करना। तो उम्मीद है आपको वैदिक काल में समाज की स्थिति समझ में आई होगी। इन्हें अपने पॉइंट में आप बनाकर लिख लेंगे और इसी क्लास को मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा वैदिक काल था उसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। उम्मीद है आपको मेरी बातें साफ साफ समझ में आ ही रही होंगी। ये क्लास लगभग आपके 20 मिनट चलने वाली है और इसको मैं समराइज भी करूंगा। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक व्यवस्था में किसकी बतानी है, वैदिक समाज की।
किसकी बतानी है मेरे भाई? राजनीतिक व्यवस्था बतानी है आपको वैदिक समाज की। देखिए क्या है राजनीतिक व्यवस्था, कबीलियाई राज्य। आपको ये तो पता है यहाँ के राज्य कैसे थे, कबीलों वाले राज्य होते थे और यहाँ पर दोहरा सामाजिक विभाजन था। कैसा सामाजिक विभाजन था? दोहरा, यानी एक तो राजा होता था एक तरफ और दूसरी तरफ उसकी क्या होती थी, जो युद्ध करते थे। भाई राजा काम तो था युद्ध करना, और दूसरी तरफ प्रजा होती थी, बाकी साधारण सदस्य होते थे। यानी पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा राज्य दो भागों में बटा था। एक राजन्य जिसे कबीले का सरदार कहते थे और बाकी जनता। आज भी ऐसा ही होता है, एक शासन करने वाले लोग हैं, दूसरे शासित लोग हैं, ये वाली बात याद रखिए। इसके अलावा एक बात आपको याद रखनी है कि यद्यपि समाज क्रम किसी गुट ने विशिष्ट स्थान नहीं था, यानी समाज में कोई भी गुट नहीं हुआ करता था। याद रखना उस समय समाज में कोई गुट नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता था कि बाहरी कबीलों के साथ क्या होता था, संघर्ष होता था। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो एक कबीले के लोगों का दूसरे कबीले के लोगों के साथ बहुत ज्यादा संघर्ष देखने के लिए मिलता था। इतनी बात आपको याद रखनी है। इन यज्ञों में पुजारी, पुरोहित, यहाँ पर यज्ञों का भी आयोजन किया जाता था और इन यज्ञों में बलियां भी दी जाती थी। भाई बलि देना तो एक कॉमन फैक्टर रहा है हमेशा से हिंदू धर्म में, तो बलियां बहुत सबसे ज्यादा यहाँ पर दी जाती थी। इसके अलावा याद रखना कि संघर्षों और युद्धों में वृद्धि होने के कारण यज्ञ और बलि का भी महत्व बढ़ गया, क्योंकि जब भी युद्ध होता था, आपने महाभारत छोड़िए, बाहुबली तो आपने देखी होगी। बाहुबली में जब युद्ध होने वाला होता है तो बल्लाल देव और जो हमारे कौन होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, पशु बलि देते हैं। तो जैसे जैसे युद्ध बढ़ने शुरू हो गए वैसे वैसे बलियां भी दी जानी शुरू हो गई। तो उम्मीद है आपको राजनीतिक व्यवस्था भी समझ में आई होगी। किसकी राजनीतिक व्यवस्था? वैदिक काल की। अब देखो वैदिक काल को पूरा मैं समराइज करता हूँ। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई हो तो अब नोट करना, जो मैं यहाँ नोट कराऊंगा आपको, अब बनवाऊंगा आपके नोट्स। डन, बनाओ नोट। जब भी आपसे पेपर में पूछे वैदिक काल क्या है, जब भी आपसे पेपर में पूछे वैदिक काल के बारे में, क्वेश्चन अगर वैदिक काल पे आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं बस इतनी सी लिखनी है। देखो वैदिक काल में सबसे पहले तो आपको इतना सा बता देना मेरे भाई कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है हमारा जिसका नाम ही रखा है क्या, वैदिक काल, और दूसरा है हमारा कौन सा, उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। डन, इतना तो समराइज हुआ। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, या आपसे पूछा जाएगा वैदिक काल में समाज कैसा था, या आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ये 3 ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। डन, तो क्या आपको मैं इनके बारे में अगर 5-5 पॉइंट बता दूं तो क्या आपको मजा ना आ जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल मजा आ जाएगा, मैं अभी इनके नोट्स बना लूंगा। और भाई बनाने भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति नोट्स नहीं बना रहे वो भूल जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। इसलिए इनके हैंड रिटन नोट जरूर बनाना और पेपर से पहले इन्हें जरूर रिवाइज करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल के बारे में जानने की। अगर वैदिक काल की बात करूं और अर्थव्यवस्था की बात करूं तो अर्थव्यवस्था मैंने आपको पहले भी 2-3 पॉइंट बता दिए मेरे भाई। क्या क्या बताए थे नोट कर लो, फिर 4 पॉइंट बता देता हूं। पहला, पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे मेन माना जाता था पशुपालन। क्या माना जाता था? पशुपालन सबसे मेन था। दूसरी बात, पशुधन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। आप कहोगे पशुधन क्या होता है सर? पशुधन का मतलब होता है मेरे भाई, पशुधन का मतलब होता है पशु से प्राप्त होने वाला धन। जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या है, पशु से प्राप्त होने वाले धन है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा चरवाहा भी एक काम होता था। चरवाहा यानी पशुओं को चराना भी एक काम माना जाता था। कहीं कहीं पर कृषि भी देखने को हमें मिलती है। कृषि का भी दर्शन होता है। ऐसा मान लो कृषि का दर्शन भी कभी कभी होता है, ये भी आपको याद रखना है, कृषि का दर्शन भी होता है। डन, तो ये तो थी उस समय की अर्थव्यवस्था। अगर आपसे पूछने समाज कैसा था तो आपको इसमें भी 4 पॉइंट याद रखने हैं कि पूरा समाज कैसा था। कबीलाई समाज था। क्या था? कबीलाई समाज। कबीलाई समाज में होता क्या था, हर समाज में एक कबीला होता था जो परिवार से बनता था। परिवार और सह संबंधों से, आप कह सकते हो परिवार और रक्त संबंधों से कबीलों का निर्माण होता था, है ना। हर कबीले में क्या होता था, हर कबीले में एक राजा होता था, जिसे राजन्य कहते थे। क्या कहते थे? राजन्य या गोपति कहते थे, जो हर कबीले का सरदार होता था। पूरे कबीले की अगर हम बात करें तो हर कबीले में क्या होता था, एक बात आपको याद है कि परिवार को एक सामाजिक इकाई माना गया था। परिवार क्या था? एक सामाजिक इकाई था, एक छोटा सा हिस्सा होता था, कई परिवारों को मिलकर बनता था हमारा क्या, एक कबीला। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल में 2-3 कबीलों के नाम आप मान लिखिए आना, अभी मैंने आपको बताया था, एक तो भारत कबीला ही आपको याद रखना है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। वहां की राजनीतिक व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में विभाजित थी। पेपर में कौन से वो 2 भाग थे? तो एक तरफ तो होता था राजा, जो कबीले का सरदार होता था, जो क्या होता था, कबीले का सरदार होता था। दूसरी तरफ होते थे साधारण लोग। क्या होते थे? साधारण लोग।
ये साधारण लोग जो होते थे ये कबीले के आम सदस्य होते थे। क्या होते थे मेरे भाई? ये कबीले के आम सदस्य कहलाते थे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। डन। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कितने प्रकार के स्रोत हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक तो है आपके साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। आप क्या कहेंगे सर? दूसरे हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में आपके 4 वेद आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में, इसमें तो आगे आपके 4 वेद जो मैंने आपको लिखवाए थे। पुरातात्विक स्रोतों में आगे एक तो आपके मृदभांड, मृदभांडों से हमें पता चलता है। इसके अलावा हमें दूसरा पता चलता है शिलालेखों से, शिलालेखों से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमें तीसरा ग्रंथों से पता चलता है ना। हालांकि ये इसमें आ जाएगा साहित्यिक स्रोत में। तो उम्मीद है आपको पूरे चैप्टर की समराइज समझ में आ गई होगी। ये जो समराइज मैंने आपको कराया है इसको आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज के लिए हम केवल इतने ही रखेंगे। साथ साथ भाई 1000 सब्सक्राइबर होने में थोड़े से रह गए हैं, तो आप अपने ग्रुप में जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो मुझे आज, जब तक मैं घर पहुंचूं तब तक मेरे को क्या होना चाहिए, स्टूडियो से जैसे ही मैं घर पहुंचूं मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए अपने चैनल पर। इतना ही मेरे लिए बहुत होगा। और इस वीडियो पे मैं 100 लाइक, ज़्यादा नहीं भाई, 100 लाइक्स का क्या करता हूँ, रिकॉर्ड रखता हूँ कि मुझे सुबह तक इस वीडियो पे 100 लाइक्स चाहिए। इतना ही मेरे लिए इनफ है। आज के लिए केवल इतना ही। कल सुबह जल्दी आपकी लाइव क्लास होगी 9 बजे करीब से, और पेपर जाने से पहले मैं आपकी सारी तैयारी कराऊंगा, नो टेंशन फ्री, जितने क्वेश्चन रह गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।